आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं की हमारी जो कविता है साय में धूप गजल संग्रह से ली है। और साय में धूप नामक इस कविता के रचयिता सुप्रसिद्ध गजलकार, सुप्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार जी हैं। दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1933 में राजपुर नवादा उत्तर प्रदेश में हुआ। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने साहित्य के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी आवाज को बुलंद किया। उनकी हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उसमें सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, साय में धूप, ये उनका एक गजल संग्रह है। जलते हुए वन का बसंत, ये उनका काव्य संग्रह है। एक कंठ विस्पाई, ये गीति नाट्य है जो सुप्रसिद्ध रहा है, चर्चित रहा है। और अपने संपूर्ण काव्य के द्वारा, अपने गजलों के माध्यम से जहां हिंदी साहित्य को अपनी सेवाओं से उन्होंने उत्कृष्ट किया, वहीं हिंदी साहित्य में गजल विधा को प्रतिष्ठित करने का श्रेय कवि दुष्यंत कुमार को जाना जाता है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए, व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोहात्मक स्वर रखते हुए 1975 में अल्पायु में ही इतने बड़े जो कवि हैं साहित्य की सेवा करते हुए विदा हो जाते हैं, उनका निधन हो जाता है। लेकिन उनका जो अमर काव्य है वह आज हमारे सामने है, उनके जो विचार हैं हमारे सामने हैं। आइए हम बात करते हैं कविता साय में धूप। साय में धूप नामक उनकी जो गजल संग्रह है, उसके कुछ शेर हैं, कुछ पंक्तियां हैं, यहाँ ली गई हैं। हम जहां तक बात करते हैं गजल की, गजल एक अपना एक संपूर्ण कविता के रूप में एक अपना एक विशेष अर्थ भी रखती है। साथ में जो उनकी जो पंक्तियां हैं जिसको शेर बोला जाता है, उन दो पंक्तियों का भी अपना एक विशेष अर्थ होता है। अगर हम संपूर्ण गजल की या संपूर्ण कविता की बात करें तो इस कविता के माध्यम से कवि दुष्यंत कुमार जी ने जो व्यवस्था है उसके प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है कि जो सत्ता है, जो राज व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, वह आम लोगों के अनुसार नहीं है। आम लोगों के जो न्याय है, आम लोगों को जो अधिकार मिलने चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं। सत्ता में बैठे जो लोग हैं, शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं कि आम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क आदि जैसे मौलिक सुविधाएं प्रदान करेंगे। लेकिन जो ही वो सत्तासीन हो जाते हैं, सत्ता उनको मिल जाती है, तो आम लोगों को भूल जाते हैं। संपन्न लोगों द्वारा, विपिन लोग हैं, ऐसा लोगों का जो उदासीनता भरा रवैया है, उसके प्रति अपनी इस गजल के माध्यम से, अपनी इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने आक्रोश को व्यक्त किया है। और इनकी जो प्रमुख जो गजल की पंक्तियां हैं आपने सुना होगा, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं पर आग जलनी चाहिए, हो कहीं पर आग जलनी चाहिए। ये आग क्या है? विचारों की आग है, क्रांति की आग है, व्यवस्था परिवर्तन की आग है। और इस प्रकार से कवि दुष्यंत ने अपनी गजल के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलने की बात रखी है। और इस व्यवस्था को बदल करके आम आदमी है, गरीब आदमी है, वंचित वर्ग है, उनको मौलिक सुविधाएं प्राप्त हो, प्रदान हो, ऐसी अभिव्यक्ति कवि हमेशा रखते हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से भी कवि ने आम आदमी को अधिकार देने की बात की है। और संपन्न लोगों के, जो विपन्न लोग हैं, गरीब लोगों के प्रति जो उदासीनता भरा रवैया है, उसके प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया है।
तो आइए साए में धूप नामक इस कविता के जो अलग अलग शेर हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला जो शेर है, पहली जो पंक्तियां हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। पहली दो पंक्तियां, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता साए में धूप से ली गई है। प्रस्तुत कविता के रचयिता दुष्यंत कुमार जी हैं। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से या पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संपन्न वर्ग या सत्तासीन जो नेता है उनके ऊपर व्यंग्य किया है कि उन्होंने बड़े बड़े वादे किए लेकिन उन वादों को चुनाव के बाद भूल जाते हैं। तो एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए और आम आदमी के अधिकारों के लिए कवि ने अपनी अभिव्यक्ति को इस प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। कैसे? कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ इस प्रकार से निश्चित था, तय था निश्चित था। चिरागा या बहुवचन है, चिराग होता है दीपक, रोशनी, प्रकाश, हर एक प्रत्येक घर के लिए। चुनाव से पहले सत्ता में बैठे लोग हैं इस प्रकार से बड़े बड़े वायदे करते हैं कि जो ही हमें सत्ता मिलेगी, शासन पर हमारा अधिकार होगा, चिरागा हर एक घर के लिए। चिरागा शब्द है, बहुवचन है, जैसे मैंने पहले बताया, रोशनी, सुविधाओं के लिए यहाँ प्रयुक्त किया गया है कि जो ही हमें सत्ता मिलेगी, हमें शासन की व्यवस्था को संभालेंगे तो हर घर को चिराग उपलब्ध कराएंगे, सुनिश्चित कराएंगे। मतलब कि उनकी जो मौलिक सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा आदि की जो मौलिक सुविधाएं हैं वो हर घर को मुहैया कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार के वायदे हैं चुनाव के समय नेता लोग करते हैं। लेकिन जो ही चुनाव चले जाते हैं, सत्तासीन वो हो जाते हैं, सत्ता उनके हाथ में आती है तो वो सारे वायदे हैं वो भूल जाते हैं, नदारद हो जाते हैं, कहीं पर भी लोगों को सुविधा उपलब्ध नहीं होती। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, कहाँ चिराग यहाँ एक वचन है, दीपक, मैसर उपलब्ध नहीं शहर के लिए। बात तो ये की जाती है कि हर घर को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मौलिक सुविधाएं हैं हर घर को उपलब्ध करा दी जाएगी, उनको दे दी जाएगी। लेकिन उसका जो परिणाम है वह है शून्य के बराबर होता है। हर घर की तो बात ही छोड़िए, सत्ता उनके हाथ में आने के बावजूद पूरे शहर में चिराग नहीं होता, पूरे शहर भर में रोशनी नहीं होती। भावार्थ यह है कि चुनाव के बाद नेता लोग, मंत्री और बड़े बड़े पद प्राप्त करने के बाद आम लोगों की सुविधाओं को भूल जाते हैं, केवल अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को ही वो जीते रहते हैं, आम लोगों को सुविधाओं से वो वंचित करते रहते हैं। हर घर की बात छोड़िए, पूरे शहर में जो मौलिक सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती। तो प्रस्तुत शेर के माध्यम से, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है उसके ऊपर आक्रोश व्यक्त किया है कि संपन्न लोग हैं, शासन और प्रशासन के जो नेता और अधिकारी हैं, आम लोगों को सुविधाएं देने में नाकाम रहे हैं, असफल रहे हैं और उनके वादे केवल वादे ही रह जाते हैं। दूसरा शेर आप देखेंगे, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता साए में धूप से ली गई है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से वर्तमान व्यवस्था के प्रति कवि ने अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है, आक्रोश प्रकट किया है कि जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, शासन और प्रशासन के लोग हैं, आम लोगों के प्रति संवेदनहीन हो गए हैं, उनकी संवेदना मर चुकी है। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर अपना जिम्मेदारी रखना, ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास रखना अपने आप में सही नहीं है, उचित नहीं है। तो ऐसे ही आक्रोश भरे भावों को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों,
यहाँ मतलब जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ सब उसके लिए आया है। दरख्तों, वृक्षों, पेड़ों, साए में, परछाई में धूप लगती है। चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए, पूरी उम्र भर के लिए कहीं चले। अर्थात ये जो वर्तमान की सामाजिक व्यवस्था है ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है। यहाँ हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता, हमें मौलिक सुविधाओं से बराबर वंचित रखा जा रहा है। इसलिए इस ऐसी शासन व्यवस्था को छोड़ देने में ही हमारे भलाई है, हमारा कल्याण है। कहा यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्तों के साए में इतने वृक्ष होने के बावजूद भी धूप लग रही है। मतलब क्या है इसका? मतलब है, अभिप्राय यह है कि संपन्न लोग, इतने अधिक संपन्न वर्ग के लोग होने के बावजूद भी, शासन और प्रशासन के पास जवाबदेही होने के बावजूद भी, वो पद पर बैठे रहने के बावजूद भी धूप लगती है। अर्थात सामान्य लोग हैं, वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब क्या है कि साए में धूप की इतनी बड़ी, पेड़ों की परछाई है, छाया है, उसके बावजूद धूप लग रही है। और तो दरख्त क्या है? दरख्त है जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, जो शासन में बैठे, जो सत्तासीन जो लोग हैं, उनके लिए प्रयोग किया है कि ये सारे सत्तासीन होने के बावजूद भी आम लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। संपन्न लोग हैं, विपिन लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, उनके कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा है, चलो यहाँ से चलो उम्र भर के लिए। तो ऐसे जो संपन्न लोग हैं, इन पर भरोसा करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसी शासन व्यवस्था को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। भावार्थ यह है कि जो संपन्न लोग हैं वो संवेदनाहीन हो गए हैं, उनकी संवेदना मर चुकी है। वो जो शासन व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन करने के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। वो जो सामने हो रहा है उसी परंपरा के ढर्रे पर चल रहे हैं। केवल उन्हें अपने सुख सुविधाओं तक ही जो शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, नेता हैं, वो सीमित हो गए हैं। आम लोगों के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं उनकी तरफ वो एकदम उपेक्षित हो गए हैं, निरपेक्ष हो गए हैं। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करने के बजाय हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए। अर्थात ये व्यवस्था है, या हम लोगों के हित में नहीं है। तीसरा जो पद है, तीसरा जो शेर है, उसके ऊपर आप देखेंगे, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। क्या कहा? न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तो प्रसंग वही रहेगा इस प्रस्तुत गजल के माध्यम से या शेर के माध्यम से। कवि ने वर्तमान शासन व्यवस्था के प्रति अपने आक्रोश व्यक्त किया है, विद्रोह व्यक्त किया है, और विद्रोह को व्यक्त करते हुए कहा है, न हो कमीज, कमीज कुर्ता, पांव से पेट ढक लेंगे। लोग कितने मुनासिब हैं, मुनासिब हैं, कितने मुनासिब हैं, सुरक्षित हैं इस सफर के लिए, हमारे लिए कितने उचित हैं, कितने सही हैं इस सफर के लिए। सफर क्या है? यात्रा के लिए। न हो कमीज तो पेट, पांव से पेट ढक लेंगे। यहाँ कवि ने अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहा है कि जो संपन्न लोग हैं वो संवेदना शून्य हो गए हैं, गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनकी वो व्यथा को, उनकी लाचारी को, मजबूरी को सुनने के बजाय वो उनके ऊपर हंसते हैं। उनकी समस्या का समाधान करने के बजाय वो उनको एक प्रकार से उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उनको हे दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे में कहा है कि न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। कमीज नहीं है तो अपने पैरों को ही मोड़ करके अपने पेट को ढक लेंगे। अर्थात अभाव में जीवन व्यतीत करना ही सही है। क्यों? क्योंकि जो संपन्न लोग हैं उनका किसी प्रकार से उनकी समस्या को सुनने के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो लाचारी है, उनका अभाव से भरा जीवन है। उनको संपन्न लोग हैं, शासन और प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनके अभाव से भरे जीवन को
की समस्याओं को सुनने के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। ऐसे में तो यही है कि पांव से पेट ढक लेंगे, अर्थात अपने अभावों को दूसरों के आगे रखने के बजाय हमें अभावों से जीवन व्यतीत करना ही सही है, उचित है। क्या कहा कि ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, मुनासिब हैं, उचित है, सुरक्षित है इस सफर के लिए, सफर यात्रा। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस जीवन यात्रा में। जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, जिनके जीवन में रोटी कपड़ा मकान जैसी मौलिक सुविधाएं हैं, उनका नितांत अभाव है, और अपने अभाव की बात है, समस्या की बात है, वो शासन और प्रशासन में बैठे लोग हैं, संपन्न लोगों के आगे रखते हैं, तो उनका भला करने के बजाय उनके ऊपर हंसते हैं। तो ऐसी व्यवस्था के ऊपर, ऐसी शासन व्यवस्था के ऊपर भरोसा करने के बजाय उचित यही है कि हम अपना अभावों से भरा जीवन व्यतीत कर लें, अर्थात अपने मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, दुख है, लाचारी है, नेताओं के आगे, शासन प्रशासन के लोगों के आगे बताने के बजाय हम अपना जो अभाव से भरा जीवन है उसको चुपचाप व्यतीत करते रहें तो ही सही है, उचित है। भावार्थ यह है कि जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वो संवेदना शून्य हो गए हैं। उनके आगे किसी समस्या को रखना, एक प्रकार से आपने सुना होगा कि भैंस के आगे बीन बजाना, अर्थात कोई समस्या का समाधान न होना, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव न पड़ना। तो आज के जो संपन्न लोग हैं, नेता और शासन प्रशासन के लोग हैं, वो संवेदना शून्य हो गए हैं। उनके आगे अपना रोना, अपने व्यथा रखना है, वो सही नहीं है, क्योंकि वो लोग उसके ऊपर हंसेंगे। तो हमारी गरीबी का, हमारे अभाव से भरे जीवन पर कोई लोग हंसे, हमारा मजाक उड़ाए, उससे तो उचित यही है कि हमारा जैसा भी जीवन है उसकी व्यथाओं को स्वयं सहन करते हुए जीवन व्यतीत किया जाए। तो प्रस्तुत शेर के माध्यम से, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने वर्तमान शासन व्यवस्था के ऊपर अपना आक्रोश व्यक्त किया है कि जो संपन्न लोग हैं वो गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी व्यवस्था है वो परिवर्तित होनी चाहिए, सामान्य लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। तो ये साय में धूप नामक कविता का जो पहला पार्ट है वो संपन्न होता है। पार्ट 2 में अगले जो पंक्तियां, अगले जो शेर हैं जिन्होंने कवि ने अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया है, वो हम अगला जो पार्ट 2 होगा उसमें उनकी व्याख्या करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो पहले आपने कवि के बारे में, जो इनका जो जीवन परिचय है वो आपने जानना होगा, अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और ये पूरी उर्दू में लिखी हुई है, क्योंकि गजल है वो उर्दू की एक प्रतिष्ठित विधा है, और हिंदी में उनको प्रतिष्ठापित करने का जो पूरा श्रेय है युवा गजलकार या कवि दुष्यंत को जाता है। तो इसमें उर्दू के जो शब्द हैं तो शब्दार्थ भी अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, उनको याद करेंगे। तदुपरांत ये तीनों जो शेर हैं, काव्य पंक्तियां हैं, इनका सरलार्थ है, भावार्थ है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।